हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग लैंडमार्क बुक क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ रहे थे। तो चैप्टर 1 से लेकर 4 तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था और आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़। तो आइए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। ये जो आपका चैप्टर है, ठीक है, उसकी जो पहली आपकी हेडिंग है ये आपके सामने है। जो इसकी फर्स्ट हेडिंग है वो आपका इंडियन इंडस्ट्री एंड ट्रेड बिफोर द ब्रिटिश पीरियड। आइए लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते हैं, एक ही लाइन को हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा है, इन द मुगल टाइम्स डिफरेंट क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज वर फ्लरिशिंग इन डिफरेंट अर्बन सेंटर्स। कह रहे कि अब इसमें जो आपका फर्स्ट हेडिंग है उसमें कह रहा है कि इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ यानी भारत में जो उद्योग धंधे थे, ठीक है, वो किस प्रकार से थे, उनका सेटअप क्या था, उनका फॉर्म क्या था, उनका रूप क्या था, कैसे वो संचालित होते थे, कैसे उनको किया जाता था, कैसे सामान बनते थे, कैसे वो एक्सपोर्ट होते थे। ब्रिटिश के आने से पहले ये चीज़ें कैसी होती थी, इसके बारे में उसने पूरा डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो ये मुग़ल पीरियड से उठाता है कि जब क्योंकि ब्रिटिश से पहले मुग़ल यहाँ पे बहुतायत में थे। ऐसा कह सकते हैं कि लगभग उन्हीं का शासन था, माने भारत के एक बड़े हिस्से पे उनका शासन था। तो मुग़ल टाइम में जो डिफरेंट जो क्राफ्ट हुआ करते थे, क्राफ्ट का मतलब होता है जो शिल्पकार थे, ठीक है, जो कलाकार टाइप के लोग थे। जैसे मूर्ति बनाने वाले थे, बर्तन बनाने वाले थे, हथियार बनाने वाले थे, सोने के सिक्के बनाने वाले थे, पेंटिंग्स बनाने वाले थे। तो इन सबको क्या कहा जाता था, तो इन सबको आप बोलते थे, तो उनको क्राफ्ट्स कहा जाता था, क्राफ्टर कहा जाता था, यानी वो कला में माहिर आदमी थे। तो कई प्रकार के क्राफ्ट थे आपके, और जितने क्राफ्ट थे उतने प्रकार के लोग भी थे। तो ये जो है कि क्या करते थे कि अर्बन सेंटर यानी शहरों में बसे हुए करते थे, और इसमें से कुछ जो क्राफ्ट्स थे, कुछ जो शिल्पकार लोग थे, मूर्तिकार लोग थे, ठीक है, गहने बनाने वाले थे, कई प्रकार के कारीगर थे। तो कुछ कारीगर जो है कि ऐसे घूम घूम के काम करते थे, लेकिन जो कुछ कारीगर थे वो क्या करते थे कि वो राजा के अंदर काम करते थे, या शहंशाह, या ठीक है राजा कह लीजिए, शहंशाह कह लीजिए, सम्राट कह लीजिए, उनके अंडर काम करते थे। और कुछ जो इंडस्ट्रीज़ थी वो उनके कहने से खुलती थी, उनके कहने से बंद होती थी। यानी में रॉयल रॉयल काम होता था उसमें, उसमें राजा का काम होता था। जैसे राजा के कपड़े बनाना, सिक्के बनाना, ठीक है, सेना के लिए तलवार बनाना, ढाल बनाना। तो कुछ रॉयल होते थे इंडस्ट्रीज़, और कुछ इनके अपने लोकल होते थे। उसमें जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती थी वो थी आपकी रूरल कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। रूरल कॉटेज जो इंडस्ट्री थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द सेंस आप कह सकते हैं कि जो कच्चे माल से बनाए जाते थे और हाथों से खुद ही तैयार किए जाते थे, हाथों से खुद ही तैयार किए जाते थे, ठीक है। कम से कम लागत में हाथों से तैयार करके बनाए जाते थे कॉटेज, यानी ग्रामीण परिवेश में उनको तैयार किया जाता था, गांव देहात में तैयार किया जाता था। और गांव देहात में जो कच्चा माल मिलता था उसी से यह तैयार होते थे, वो होते थे। फिर अर्बन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ आपके थे, जिसको कारखाना कहा जाता था, शहरों में जो काम होते थे। और एक तरह से ऐसा कहें तो ये कारीगरों की अलग बस्ती ही हुआ करती थी, वहाँ जाने पे आपको केवल कारीगर मिलते थे। और राजा के ऑर्डर पे, या जो वहाँ पे बिजनेस वाले लोग थे, जो उद्योग धंधे उस टाइम जो व्यापार होता था, व्यापारियों के कहने पे या राजा के कहने पे ये इनसे काम लिया जाता था और इनको पेमेंट भी किया जाता था। तो उस समय वैरायटी ऑफ जो है कि क्वालिटी ऑफ गुड्स बनते थे, जो सामान बनते थे अच्छे खासे बनते थे, उनकी क्वालिटी बढ़िया होती थी। उस ज़माने में जो टेक्निक चलती थी उसी टेक्निक का यूज़ करके ये बनाते थे। कह रहे हैं कि शहरों में जो कारीगर होते थे वो स्पेशलाइज्ड होते थे, विशेष कारीगर होते थे। उनको उनको तजुर्बा होता था, उनको अनुभव होता था, ठीक है, इन सब चीज़ों का उनको अनुभव हुआ करता था, वे होते थे। तो वहाँ पे प्रोडक्शन होता था। क्राफ्ट्स पीपल ऑल्सो सेटल इन हाई नंबर्स ऑफ एक्सपोर्ट सेंटर्स अलॉन्ग द कोस्ट। और उस समय जो समुद्र का इलाका होता था, जो बंदरगाह का इलाका होता था, तो उस ज़माने में भी पानी के जहाज़ों से ही सारा लेन देन लगभग लगभग होता था कि अगर वो आपको ओवरसीज़ का करना हो, ठीक है। तो चूँकि पानी से ले जाना आसान था, और तब तब रेल नेटवर्क वगैरह का विस्तार उतना हुआ नहीं था, और हवाई जहाज़ तो था ही नहीं, रेल नेटवर्क भी उतना नहीं था कि रेल से या ट्रेन से सामान भेज दिया जाए, ठीक है।
तो ये जो पानी के थ्रू या समुद्र के थ्रू जो नाव में भर करके जो सामान ले जो पहुंचाया जाता था, वो अच्छा पहुंचाया जाता था। और वही एक प्रचलित माध्यम भी। तो कोस्ट के किनारे, जो समुद्र के किनारे जो शहर बसे थे, ठीक है, उनमें इनकी तादाद ज़्यादा रहती थी। जो कारीगर रहते थे उनकी तादाद जो है कि बहुत ज़्यादा रहती थी। और अर्बन जो क्राफ्ट्स होते थे इंडिया के, वो जो है कि वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन एंजॉय करते थे। उनको देश विदेश में लोग ले जाते थे काम उनसे कराने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो हाईली स्किल्ड थे। जो यहाँ पे मूर्ति बनाने वाले थे, शिल्पकार थे, पेंटर्स थे, कलाकार थे, ठीक है, डिज़ाइनिंग करने वाले जो लोग थे, जो बिल्डिंगें बनाते थे उस ज़माने में, तो यहाँ का जो कला था वो काफ़ी फेमस था। इन हिज बुक द अवेकनिंग ऑफ अमेरिका, V.F. क्लेवर्टन राइट्स। V.F. क्लेवर्टन एक लेखक हैं, उनकी एक बुक है अवेकनिंग ऑफ अमेरिका। उसमें वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फ्रॉम एंशियंट डेज व्हेन इंडिया फैब्रिक्स, पुराने दिनों में, प्राचीन काल में भारत का जो फैब्रिक हुआ करता था, जो सूती वस्त्र के यहाँ उद्योग हुआ करते थे, जेम्स, रत्नों का जो व्यापार होता था, सोना चांदी हीरा नीलम मोती, इनको जेम्स कहा जाता है। कारपेट्स, दरी या गलीचा का जो कारोबार था, मोज़ैक एडॉर्न द पब्लिक्स, और जो मीनाकारी या जो कारीगरी का काम था वो पूरा वर्ल्ड फेमस था, ठीक है। द पब्लिक एंड प्राइवेट बिल्डिंग्स ऑफ रोम, तो रोम के बिल्डिंगों में यहाँ से काफ़ी सामान जाता था और वहाँ पे लगता था। डाउन टू द बिगिनिंग टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 1600 या 1500, ठीक है, 1400 से लेकर 1600 तक का जो पीरियड ऑफ टाइम है, उसको एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो मेनली जो आपका लगभग 1350 से लेकर के और 1600 तक का जो टाइम है, उसमें इंडस्ट्रीज़ ग्रो किया। तो ये एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन किसके लिए था? यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए था। यूरोपीय महाद्वीप में, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, वहाँ की जो कंट्रीज़ थी, उसमें अचानक ही जो है कि उद्योग धंधों के प्रति लगाव बढ़ने लगा। और कुछ उन्होंने ऐसा किया, कुछ नियम बनाए, कुछ मेहनत की कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। साइंटिफिक खोजें होने लगी, मशीनों का आविष्कार होने लगा, इसके नाते वहाँ पे उद्योग धंधों ने रफ्तार पकड़ ली और अच्छी खासी प्रगति, अच्छी खासी जो है कि डेवलपमेंट उन्होंने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने 1300 साढ़े 1300 से लेकर के और 1600 तक अच्छी खासी उन्होंने तरक्की कर ली थी। द वर्ल्ड लुक टू इंडिया फॉर इट्स मोस्ट अरेस्टिंग ऑफ एक्साइटिंग वेयर्स, तो उस समय भी उन लोग जो है कि इंडिया को कच्चे माल के नज़र से देखा करते थे। यानी रॉ मटेरियल्स यहाँ पे अच्छा मिलता था, कारीगर यहाँ पे अच्छे मिलते थे, और यहाँ से उस ज़माने में अच्छा खासा जो है कि हुआ करता था, एक्सपोर्ट हुआ करता था। मसालों का, सूती कपड़ों का, जेम्स का, जो इसने अपने बुक में लिखा है, वो सबका व्यापार जो है कि हुआ करता था। मैरीटाइम ट्रेड आल्सो फ्लरिश्ड अंडर द मुगल्स, मुगलों के समय मैरीटाइम का मतलब जो है कि समुद्र से, पानी के रास्ते जो व्यापार था, अच्छा खासा फला फूला, उसने बहुत तरक्की की। इंडिया वॉज रिनाउंड फॉर फाइन टेक्सटाइल्स, इंडिया जो है कि फेमस था, उस समय का भारत फेमस था अपने टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र उद्योग के लिए। अच्छे क्वालिटी के कपड़े यहाँ बनाए जाते थे। मसलिन के कपड़े, सिल्क रेशम के कपड़े, प्रेशस स्टोन्स, कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता था, एंड हैंडीक्राफ्ट, और हाथ से जो कारीगरी की जाती थी, जो डिज़ाइन बनाया जाता था, ठीक है, साड़ियों पे, गली, ठीक है, और कुर्तों पे, फैंसी जो ड्रेसेस होते थे उस ज़माने में, उस पर, कालीनों पे, ठीक है, चादरों पे जो डिज़ाइनिंग बनाई जाती थी, जो हाथ से जो कारीगरी की जाती थी, ठीक है, उसके लिए जो इंडिया उस समय बड़ा फेमस था। और अच्छे किस्म के कारीगर हुआ करते थे, जो चादरों पे, ठीक है, कपड़ों पे हाथ के थ्रू जो है कि अच्छे से अच्छा डिज़ाइन जो है कि बना लेते थे। तो इन सब चीज़ों की डिमांड जो कि यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। अगली हेडिंग ले लेते हैं, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टेक्स ओवर। उसके बाद से 1600 से लेकर 1757 तक, तो 1600 से पहले तो ये सब मुग़लों के अंडर रहा, और बाकी जो राज्य स्वतंत्र थे वो अपना स्वतंत्र कारोबार करते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ धीरे धीरे आ गए तो 1757 तक प्लासी का जब युद्ध हुआ, तो उस समय तक बंगाल, बिहार, 1757 से लेकर के और 1764 तक उन्होंने तक जो है कि क्या किया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों जीत लिया था। तो वो क्या करते थे,
जीत लिया तो फिर यहीं से व्यापार करने लगे, यहीं के पैसे से यहीं का माल खरीदने लगे और बेचने लगे। नहीं तो वो क्या करते थे कि अपने रुपए पैसे लाते थे, सोना चांदी लाते थे और यहाँ का सामान खरीद करके यूरोप में बेचा करते थे। इंडिया रिसीव्ड लार्ज अमाउंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर बुलियंस इन एक्सचेंज फॉर इट्स फाइन टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट। तो यहाँ से सूती कपड़े और जो हैंडीक्राफ्ट हुआ करते थे, हाथों के जो बनाए हुए सामान होते थे, उसके लिए वो सोना चांदी देते थे, हम उनके बदले में सब सामान देते थे। तो भारत उसमें बड़ा धनी हुआ। यूरोपियन कंपनी सेट अप फैक्ट्रीज एंड रिसीव फरमान्स फॉर मुग़ल रूलर्स। मुग़ल रूलर जो थे, जो बादशाह थे, उनको अंग्रेज़ों ने खुश किया, तो अंग्रेज़ों ने उनके लिए फरमान जारी कर दिया। फरमान मतलब एक प्रकार का ऑर्डर जारी किया कि इनको व्यापार करने की छूट होती है। तो ये इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने, इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहीं पे फैक्ट्रियाँ बना ली, यहीं पे अपने जो है कि सेटअप जो है कि कर लिए, फैक्ट्रियाँ सेटअप कर ली और यहीं पे सामान जो है कि बनाने लगे। यूरोपियन वेरियस ट्रेड कंसेशंस, तो फरमानों के थ्रू जो है कि यूरोपियंस को अच्छा खासा जो है कि कंसेशन का मतलब होता है छूट, अच्छा खासा छूट जो है कि उनको दिया जाता था। आगे लिखा है दे ऑल एम टू स्टैब्लिश देयर मोनोपोली ओवर द लुक्रेटिव ट्रेड विथ इंडिया। तो ऐसा नहीं था कि जब यहाँ पे अंग्रेज व्यापार के लिए आए, 1600 में आए और व्यापार वो करने लगे, तो उसके साथ साथ और भी यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग आए, डच लोग आए, पुर्तगाली आए, डेनिश लोग आए, फ्रेंच लोग आए। तो सब ने अपनी अपनी अलग अलग जो है कि शहरों में अपनी अपनी कॉलोनियाँ बसा रखी थी और अपने अपने जो है कि ट्रेड सेंटर यहाँ पे डाल रखे थे। यहाँ के राजाओं से, जिस भी एरिया के राजा थे, इंडियन राजा थे, इंडियन किंग से परमिशन लेकर के और अपना अपना उन्होंने फैक्ट्रियाँ यहाँ डाल रखी थी। यहीं पे प्रोडक्शन करते और यहीं से प्रोडक्शन करके वो ले जाके यूरोपियन कंट्रीज़ में अपने माल बेचते थे। तो अंग्रेज तो बड़ी चालाक थे। अंग्रेज़ों ने समझ लिया था कि इंडिया से जो कच्चा माल आता है, अगर हमने इंडिया पे कब्जा कर लिया तो हमें पैसे रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे और आराम से यहाँ से माल लेकर के और हम विदेश भेज देंगे, वहाँ से अच्छी क्वालिटी के माल बनाएंगे, मशीनों के थ्रू माल बनाएंगे और पूरे वर्ल्ड में बेचेंगे, तो हम जो है कि लखपति करोड़पति हो जाएंगे। और ऐसा हुआ भी। उन्होंने क्या किया कि फ्रेंच को और डेनिश को सबको एक एक करके यहाँ से उनसे लड़ाई करके, उनसे युद्ध करके धीरे धीरे हटा दिया। और 1748 से या 50 के आसपास यही अंग्रेजी एक बच गए थे जो कि यहाँ पे व्यापार करते थे। ठीक है, बाकी पुर्तगाली भी थे, लेकिन पुर्तगालियों का अस्तित्व जो है कि सीमित कर दिया था इन लोगों ने। अंग्रेज जो है कि बड़े फलक पे आ गए थे, बड़े प्रॉस्पेक्टस में आ गए थे। एंड फ्रॉम 1757 ऑनवर्ड्स द ब्रिटिश स्टीडली इंक्रीज देयर पॉलिटिकल एंड कंट्रोल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। तो 1757 में जब मैंने आपको बताया, जब प्लासी इन्होंने जीत लिया था, तो जो पॉलिटिकल कंट्रोल है इंडिया पे धीरे धीरे वो बढ़ाते चले गए। द ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल ऑल्सो हैड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। अपनी राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर ये बढ़ाते चले गए, तो उसमें इकोनॉमिक एक्सपेक्ट भी छिपा हुआ था कि भाई हमारी जब पॉलिटिकल पावर हमारी बढ़ती चली जाएगी, एक एक राजा को हरा के हम धीरे धीरे एक एक हिस्सा, एक एक क्षेत्र कब्जा करते जाएंगे, तो उस एरिया से जो लगान आता है, जो टैक्स वसूला जाता है, वो हम वसूलेंगे, हम यहाँ के मालिक हो जाएंगे। द एम ऑफ द कंपनी वॉज टू इंश्योर दैट इंडियन इकोनॉमी डायरेक्टली सर्व इट्स नीड। उनका जो एम था वो यही था कि इंडियन इकोनॉमी जो भी है वो हमारे कब्जे में आ जाए और उनकी ज़रूरतों को पूरा करे, उनकी सेवा करे, उनके सेवा में लग जाए। टू अचीव दिस इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर लैंड रेवेन्यू कलेक्शन एंड ट्रेड। इसको पूरा करने के लिए, इस सपने को पूरा करने के लिए जो लैंड रेवेन्यू था, यानी खेती किसानी में, एग्रीकल्चर में जो भी बोया जाता था फसलें, उससे जो लगान वसूला जाता था उसको लैंड रेवेन्यू कहा जाता था। एंड ट्रेड, और जो व्यापार था, जो भी बिजनेस या व्यापार था इंडिया में, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए सोचा गया। वाइल कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू हैड ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द रूरल इकोनॉमी। तो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उसके और टैक्स के बीच में सीधा संबंध था। उस ज़माने में जो भी व्यवस्था थी उसको अगर कंट्रोल चाहिए था तो यहाँ के राजाओं को हराना ज़रूरी था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने ख़तरनाक चालें चली, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई और 1764 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा जीत लिया।
ठीक है, मुगलों और बंगाल के नवाब की संयुक्त सेना को हरा दिया और उन्होंने जीत लिया। द इंग्लिश स्टॉप्ड द इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर बुलियन टू पे फॉर इंडियन गुड्स। तो जो सोना चांदी के सिक्के वो लाते थे यहाँ पे सामान खरीदने के लिए, उसको उन्होंने बंद कर दिया और यहीं के पैसे से तो धीरे धीरे ये बंगाल के पैसे को लूटने लगे। बंगाल से जितना भी टैक्स आता, जितना भी कलेक्शन आता, उसका बड़ा हिस्सा ही अपने से रख लेते और धीरे धीरे बंगाल में जो भी व्यापार था, जो जिस टाइप का भी बिजनेस था, उस बिजनेस पे भी इनकी मोनोपोली हो गई, एकाधिकार हो गया। और जो कंपनीज थी, कंपनियों की संख्या बढ़ने लगी, फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ने लगी। अब ये अपने हिसाब से, ठीक है, वहाँ से कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स जिसे कहते हैं, कच्चा माल मतलब सपोज कर लीजिए कि अगर आपको सूती कपड़े बनाने हैं तो ये जो आप कॉटन उगाते हैं, जो कपास की खेती करते हैं, उससे जो कपास से जो फूल निकलता है, ठीक है, उसी से रेशे बनते हैं, रेशे से फिर तब कपड़े बनते हैं। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हमें बेसिक मटेरियल चाहिए उसी को कच्चा माल कहा जाता है, ठीक है। तो ये फिर अपने हिसाब से जो है कि चीज़ों को उगाने लगे, यहाँ पे चाय उगाने लगे, कॉफ़ी की खेती कराने लगे, कॉटन उगाने लगे। जिस फसल में, जिस क्रॉप में इनको फ़ायदा था, ठीक है, वो यहाँ पे उगाने लगे, सारी चीज़ें करने लगे। और इंडियन कारीगर को इन्होंने उतना भाव नहीं दिया, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को और डेवलप नहीं होने दिया, अपने हिसाब से जो है कि चीज़ों को रखा, ठीक है। और धीरे धीरे करते 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 जो बंगाल का जो उद्योग था वो धीरे धीरे चौपट हो गया।